दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। लावण्य और मयंक पेरिस से लौटकर इंडिया वापस आए तो लावण्य ने सभी को अपने हाथ से लाए गिफ्ट दिए। सभी को उसके लाए गिफ्ट बहुत पसंद आए, जिसे देखकर लावण्य के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसके चेहरे की खुशी को देखकर राम अवतार जी खुश होकर बोले, बेटा, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। ठाकुर ने बड़ी उम्मीदों से तुम्हें मयंक के साथ ब्याहा है। और फिर मयंक से बोले, इसकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो, नाश्ते का टाइम हो गया है। सब लोग एक साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके तुम लोग आराम कर लेना। फ्लाइट काफी लंबी थी तुम्हारी। ये सुनकर शालिनी जी बोली, बाबा साहब, ये लोग सफर से थक गए होंगे। तुम दोनों जाकर आराम करो, मैं चाय नाश्ता तुम्हारे कमरे में ही भिजवाती हूँ। पर लावण्या ने उनसे कहा, नहीं माँ साहब, हम लोग यहीं सबके साथ नाश्ता करेंगे। थकान तो अपनों के साथ रहने से खत्म हो जाती है। लाइए, मैं आपकी नाश्ता सर्व करने में मदद कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर शालिनी जी उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, नहीं बेटा, अभी आप थकी हुई हैं। आराम से बैठकर नाश्ता करो, फिर थोड़ा आराम करके हमारी मदद कर देना। इतने में कृष्णा सबके लिए नाश्ता ले आई। कृष्णा और शालिनी जी ने सबको नाश्ता सर्व किया। लावण्या ने कृष्णा से पूछा, बड़ी माँ ने नाश्ता कर लिया क्या? हाँ, बड़ी माँ नाश्ता कर चुकी हैं। उनकी दवाइयों का टाइम हो रहा था ना। ये सुनकर लावण्या बोली, आज बड़ी माँ को लंच मैं अपने हाथों से करवाऊंगी। लंच लेकर तुम मत जाना। मयंक नाश्ता करके तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। ये देखकर शालिनी जी बोली, ये क्या, आप वापस इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो? अभी लावण्या को टाइम दो। ऑफिस तो बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। नहीं माँ साहब, अभी ऑफिस जाना जरूरी है। लंदन वाली डील के लिए वकील साहब और सीनियर स्टाफ की मीटिंग है। फिर आज ही मुझे वो डील भी साइन करनी है। अगर जाना था तो पहले बता देते। सुधीर जी के साथ तुम्हारा भी लंच पैक कर देते हम। माँ साहब, अभी तो हम जल्दी में हैं। वैसे हमने ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया है। अगर हमें लगेगा तो आप बाद में ड्राइवर के हाथ लंच भिजवा दीजिएगा। आज शायद हमें लंच करने का भी टाइम ना मिले। अच्छा, हम चलते हैं। आशीर्वाद दीजिए कि आज की डील अच्छे से साइन हो जाए। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा होगा। ये बोलकर मयंक ने बड़ों के पैर छुए। शालिनी जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, ये तो आपके जीवन की सबसे छोटी उपलब्धि है। अभी तो आपको कई सारी उपलब्धियां पानी है। जरूर ये डील कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, मगर आपको इस कंपनी का नाम इससे कहीं ऊपर लेकर जाना है। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने हर मंसूबे में कामयाब हो। ऑफिस में पहुंचकर मयंक ने अपने सेक्रेटरी शर्मा जी को बुलाकर सभी लोगों के साथ मीटिंग अरेंज करने को कहा। शर्मा जी के कहने से सभी लोग मीटिंग रूम में इकट्ठे हो गए। मयंक ने सबसे कहा, मैं आप सब लोगों को स्वराज इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर स्वराज का ऑफर मेल कर चुका हूं। आशा है आप सबने पढ़ लिया होगा। मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहूंगा कि ये डील हमें साइन करनी चाहिए या फिर नहीं। कपूर सर, आप बताइए। आप दादाजी के समय से इस कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी को छोटे से बड़ा होते देखा है आपने। ये कंपनी आपके लिए एक बच्चे की तरह है। आपसे बेहतर राय कोई नहीं दे सकता। इस पर कपूर सर बोले, मयंक बाबू, आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। ये तो आप भी जानते हैं कि ये डील कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे कंपनी का मुनाफा डबल के आसपास पहुंच जाएगा। सारे शेयर होल्डर्स को भी इसका फायदा होगा। मगर फिर भी आप हम लोगों की राय पूछते हैं तो हम यही कहेंगे कि आपको ये डील साइन कर लेनी चाहिए, और इस डील की बारीकियां आपको वकील साहब बता देंगे। वकील साहब, बताइए, आपकी राय क्या है? जैसा कि कपूर साहब ने बताया, ये डील कंपनी के लिए फायदे की है। इस डील में ऐसी कोई बारीकी नहीं है जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो। हम ये डील साइन कर सकते हैं, मगर एक बात है। ये कहते कहते वकील साहब चुप हो गए। मयंक ने उनसे पूछा, बताइए, क्या बात है? आप ऐसे चुप क्यों हो गए? कोई साइलेंट क्लू है क्या? नहीं, डील में कोई भी साइलेंट क्लू नहीं है, मगर हमारी कंपनी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को लंदन ऑफिस में रहना पड़ेगा जब तक ये कंपनी पूरी तरह से लंदन में सेटल नहीं हो जाती। बड़े मालिक तो इस उम्र में लंदन जा नहीं सकते। या तो आपको या फिर सुधीर जी को ही लंदन जाना पड़ेगा। आपकी अभी नई नई शादी हुई है। क्या सुधीर जी सब कुछ अकेले मैनेज कर पाएंगे? ये सुनकर मयंक हंसते हुए बोला, वकील साहब, नई नई शादी जरूर हुई है, मगर इस डील को क्लोज करने मैं ही लंदन जाऊंगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है ना? नहीं, आप बेफिक्र होकर डील साइन कर सकते हैं। मयंक ने बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब,
आप बताइए, आपने कोई राय नहीं दी। इस पर सुधीर जी बोले, मयंक, तुमने इतने अच्छे तरीके से ये कंपनी संभाली हुई है कि तुम्हारे किसी भी डिसीजन पर कोई सवाल नहीं है। तुम बेफिक्र होकर ये डील साइन करो। वहीं घर पर लावण्य ने लंच की तैयारी में शालिनी जी की मदद की और रमा जी का खाना उनके कमरे में लेकर गई। रमा जी लावण्य को देखकर उससे बोली, बेटा, आप क्यों परेशान हो रही हो? मेरे लिए तो खाना लाना कृष्णा का काम है, वो लाकर मुझे खिला देती। ऐसे भी तुम अभी सफर की थकी हुई होगी। लावण्य ने उनके पास बैठते हुए कहा, बड़ी माँ, सारा काम तो कृष्णा और मासा ने ही किया है। हमें थकान की कोई बात नहीं है, और अगर थकान भी होती तो अपनों का काम करने में खुशी मिलती है। लाइए, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। ये कहकर लावण्य उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और फिर बोली, बड़ी माँ, हम आपके लिए कुछ लाए हैं, शायद आपको पसंद आए। लावण्य ने उन्हें अपनी लाई हुई चांद तारों की रोशनी वाली लाइट दिखाई। तो पूरे कमरे में अंधेरा कर जब उसने वो लाइट जलाई तो ऐसा लगा कि जैसे उनके कमरे में चांद तारे झिलमिला रहे हों। रमा जी रोशनी को देखकर खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छा तोहफा है, इतनी सुंदर रोशनी हो रही है कमरे में। और उन्होंने उसके सर पर हाथ रख दिया। लावण्य उन्हें खाना खिलाकर कमरे से बाहर आई तो बाहर मोहिनी उसे हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और उससे पूछने लगी, बताओ तो भाभी साहब, आपके हनीमून पर क्या क्या खास हुआ? लावण्य हंसते हुए उसे बार रूम का किस्सा बताने लगी। उसकी बात सुनकर मोहिनी हंसते हुए बोली, भाभी साहब, हमें तो लगा था कि आप बड़ी सीधी हैं, मगर आपने तो मयंक भाई साहब को बहुत परेशान किया। बेचारे हमारे भाई साहब, आपकी और हमारी तो बहुत पटने वाली है। इस मामले में हम दोनों मिलकर भाई साहब को बहुत परेशान करेंगे। बोलो, डील डन? और उसने अपना हाथ लावण्य के आगे कर दिया, जिसे देखकर लावण्य ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, डन। अब हम दोनों मस्ती के साझेदार हो गए। दोनों हंसते मुस्कुराते किचन में आ गए, जहां शालिनी जी कृष्णा को बोल रही थी, ये लंच बॉक्स रामदीन को दे आओ, मयंक आज लंच लेकर नहीं गया है, वो उसे दे आएगा। ये सुनकर लावण्य बोली, माँ साहब, अगर आप बुरा ना माने तो ये लंच लेकर मैं ऑफिस चली जाऊं, मयंक जी को खाना खिलाकर वापस आ जाऊंगी, इसी बहाने ऑफिस भी देख लूंगी। इस पर शालिनी जी ने उससे कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारा मन है तो तुम ये लंच लेकर ऑफिस चली जाओ, मगर मयंक बहुत बिजी रहता है, वो तुम्हें टाइम नहीं दे पाएगा। एक बार मुझे जाने तो दीजिए मासा। ये कहकर लावण्या ने वो लंच बॉक्स कृष्णा के हाथों से ले लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगला एपिसोड लेकर मिलती हूं आपसे। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और मेरे साथ आप सुन रहे हैं लावण्या की कहानी। तो अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। मयंक अपने ऑफिस में मीटिंग के बाद उस डील के लिए और लंदन में अपना ऑफिस सेट करने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मयंक के साथ ऑफिस से कौन कौन लंदन जाएगा और उनके लंदन के वीजा के प्रोसेस के बारे में मयंक अपने स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहा था। सभी लोग डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगे थे। मयंक सभी को प्रोसेस समझा रहा था। तभी प्योन ने आकर मयंक को बोला, सर, आप अभी के अभी अपने केबिन में चलिए, कोई स्पेशल गेस्ट आया है, आपको अर्जेंटली बुला रहा है। ये सुनकर मयंक शर्मा जी से पूछने लगा, शर्मा जी, अभी मेरा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं सर, आज आपका किसी के साथ अपॉइंटमेंट नहीं है, आपने आज की डेट लंदन वाले प्रोजेक्ट के लिए रखी थी। मयंक हैरान होता हुआ खुद से बोला, फिर ऑफिस में मुझसे मिलने कौन आया है? एक तरफ ये जरूरी काम और दूसरी तरफ बिना बुलाए मेहमान। शर्मा जी, आप जाकर उनसे कह दीजिए कि अभी वो बिजी हैं, आपसे नहीं मिल पाएंगे, और अगर जरूरी हो तो किसी और दिन का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए, अभी मुझे ये काम करना है। और वापस मयंक अपने काम में लग गया। मयंक के कहने पर शर्मा जी उन बिन बुलाए मेहमान से मिलने गए और मयंक के केबिन में पहुंचकर लावण्य से उसका नाम और काम पूछा। लावण्य ने हंसते हुए अपना नाम बताया। शर्मा जी उससे मिलने के बाद अपने चेहरे पर हैरानी का भाव लिए मयंक के पास आकर बोले, सर, ये मीटिंग तो बहुत अर्जेंट है, आपको ये काम छोड़कर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। मयंक गुस्से में बोला, कोई प्लानिंग नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, फिर अचानक से कैसे अर्जेंट मीटिंग आ गई? शर्मा जी, आप अपने साथ कपूर सर को लेकर ये मीटिंग कर लीजिए। शर्मा जी मुस्कुराकर बोले, सर, ये मीटिंग आपके लिए खास है और आपको जाना ही पड़ेगा। कपूर सर या मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें मुस्कुराते देखकर मयंक गुस्से में अपना लैपटॉप बंद करके अपने केबिन में गया। लावण्या मयंक की चेयर पर दीवार की ओर मुंह करके आराम से बैठी थी। मयंक ने गुस्से में अपने केबिन में एंटर किया, फिर अपनी चेयर पर किसी और को बैठा देखा तो उसे और तेज गुस्सा आ गया।
वो गुस्से में चेयर के पास जाकर उसे घुमाकर बोला, क्या आपको तमीज नहीं है? ऐसे बिना अपॉइंटमेंट आप मेरे केबिन में मेरी चेयर पर बैठे हैं। जैसे ही चेयर घूमकर मयंक के सामने आई तो चेयर पर बैठी लावण्या को देखकर वो मुस्कुरा दिया और वहीं सारा गुस्सा खत्म हो गया। इतना अच्छा सरप्राइज! मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह अचानक ऑफिस आकर मुझे सरप्राइज कर दोगी। इतनी टेंशन के बीच तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत सुकून दे गया लावण्या। जब पति बिजी हो और उसे खाना खाने का टाइम भी ना हो तो पत्नी को खाना लेकर आना ही पड़ता है। ये कहकर लावण्या मुस्कुरा दी। मयंक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। सॉरी यार लावण्या, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। अभी मुझे लंदन वाली डील के लिए पूरे पेपर तैयार करने हैं। लावण्या अपनी आंखों में मासूमियत लाकर बोली, हमें पता है आप बिजी हैं, इसीलिए हम खाना लेकर खुद आए हैं। काम अपनी जगह है और खाना अपनी जगह। आइए, हम 5 मिनट में खाना सर्व कर देते हैं। इतनी सी देर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप बैठिए। और लावण्या ने मयंक का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बिठा दिया और प्लेट में उसका खाना सर्व करके उसे खाना खिलाया। मयंक ने खाना खाकर शर्मा जी को बुलाया और उनसे बोला, मैं जब तक उस डील को आगे बढ़ाता हूं, आप लावण्या को पूरा ऑफिस घुमाइए। ये पहली बार यहाँ आई है और साथ ही इसे हमारी कैंटीन की स्पेशल कॉफी जरूर पिलाइएगा। लावण्या, आप ऑफिस देखिए और ऑफिस के वर्किंग प्रोसेस को भी समझिए। जब हम लंदन जाएंगे तो आपको ही बाबा साहब के साथ ये ऑफिस संभालना है। अच्छा है जो आप आज आ गई, हम कल आपको अपने साथ लेकर आने वाले थे। लावण्या ने शर्मा जी के साथ पूरा ऑफिस देखा और सारे लोगों से मिली। तभी स्वराज ऑफिस में आ गया। वो मयंक के केबिन में जाने ही वाला था कि तभी उसे लावण्या दिख गई। लावण्या शर्मा जी के साथ कैंटीन से मयंक और अपने लिए कॉफी लेकर मयंक की केबिन की ओर आ रही थी। वो दरवाजे पर रुककर ही लावण्या का इंतजार करने लगा और लावण्या को देखकर हैरानी से बोलने लगा, व्हाट अ सरप्राइज! मैं यहां मयंक से मिलने आया था, फिर मुझे नहीं पता था कि आपसे भी मुलाकात हो जाएगी, वरना आपकी पसंद की आइसक्रीम जरूर लेकर आता। बताइए, कैसी हैं आप? आपकी ट्रिप कैसी रही? लावण्या मुस्कुराते हुए बोली, हम ठीक हैं, हमारी ट्रिप भी बहुत शानदार थी। आइए, आइसक्रीम ना सही, साथ में कॉफी पीते हैं। शर्मा जी, आप स्वराज सर के लिए भी कॉफी मयंक सर के केबिन में भिजवा दीजिए। लावण्या की बात सुनकर शर्मा जी वहां से चले गए। लावण्या और स्वराज दोनों मयंक के केबिन में गए। मयंक स्वराज को देखकर बोला, क्या बात है, आज तो सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है। पहले लावण्या और अब तुम। कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? हम लोग अभी डील पर ही काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें आज शाम बुलाने ही वाला था डील साइन करने के लिए। ये सुनकर स्वराज बोला, क्या हम अपने दोस्त के पास बिना किसी काम के नहीं आ सकते? मैं तो तुमसे बस ऐसे ही मिलने आया था। और यहां आकर लावण्या भी मिल गई, बाहर शर्मा जी के साथ थी। हाँ, लावण्या ऑफिस में आज मेरा खाना लेकर आई थी, फिर मैंने सोचा कि इसे स्टाफ मेंबर से भी मिलवा दूं। आखिर मेरी लंदन जाने के बाद लावण्या ही ये ऑफिस संभालेगी। कल से अब लावण्या मेरी लंदन जाने तक रोज ऑफिस आएगी और ऑफिस के काम को समझेगी। ये सुनकर स्वराज हंसते हुए बोला, तो अब आप लावण्या की ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। अब काम करना है तो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि लावण्या अपना काम बखूबी करेगी और मेरी गैर मौजूदगी में घर और ऑफिस दोनों को संभालेगी। उसकी बात सुनकर लावण्या मुस्कुराने लगी। तभी स्वराज बोला, तुम क्यों चिंता करते हो? अगर तुम लंदन में रहोगे तो मैं तो यहां रहूंगा ही ना। लावण्या और अंकल किसी को भी मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं मदद कर दूंगा। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं। मयंक हंसकर बोला, यार तुम तो रहोगे, मगर तुम भी तो तुम्हारे बिजनेस में व्यस्त होगे। बाबा साहब, दादा साहब और लावण्या मिलकर अच्छी तरह संभाल लेंगे सब कुछ, है ना लावण्या? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर फिर मिलूंगी आपसे। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और मेरे साथ आप सुन रहे हैं लावण्या की कहानी। तो अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। ऑफिस से आने के बाद लावण्या किचन में शालिनी जी की मदद करते हुए बोली, माँ साहब, आप बताइए आपको खाने में क्या पसंद है? आज हम खाना आपकी पसंद का बनाएंगे। इस पर शालिनी जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, मेरी पसंद का क्या है, जो बनता है वही हमारी पसंद का हो जाता है। लावण्या ने उनसे कहा, नहीं माँ साहब, बताइए। तभी मोहिनी बोली, मासा को तो मीठे चावल और कढ़ी पसंद है। लावण्या कृष्णा से बोली, लाओ मुझे दही दे दो और चावल कुकर में चढ़ा दो। आज मासा आप लावण्या स्पेशल कढ़ी खाकर बताइएगा कैसी बनी है। शालिनी जी उसे खाना बनाने से रोकते हुए बोली, अरे लावण्या, तुम रहने दो, मयंक को कढ़ी पसंद नहीं है। वैसे भी वो अभी लंदन जाने वाला है तो उसे जो पसंद हो वही खाना बना लो। दही से
उसकी पसंद का बूंदी का रायता बना लेते हैं। लावण्या मुस्कुराकर बोली, माँ साहब, हम आपके लिए कढ़ी और मयंक जी के लिए रायता दोनों बना देंगे। अब आप जाकर आराम करिए, मैं और कृष्णा मिलकर खाना बना लेंगे। शालिनी जी बोली, बेटा वैसे भी आज दिन भर आप ऑफिस में थक गई होंगी, ऊपर से ये किचन का काम, छोड़ दीजिए, हम दोनों बाहर चलते हैं, कृष्णा बना लेगी। लावण्या बोली, माँ साहब, हमें कृष्णा की मदद करना अच्छा लगेगा, आप चलिए, थोड़ी देर में हम खाना टेबल पर लगा देंगे। डिनर टेबल पर सभी लोग डिनर कर रहे थे। राम अवतार जी बोले, आज की कढ़ी का स्वाद अलग ही है। शालिनी, आज कढ़ी में तुमने मेथी दाना कैसे डाल दिया? शालिनी जी हंसते हुए बोली, आज की कढ़ी मैंने नहीं, लावण्या ने बनाई है, तभी तो आपकी पसंद के मेथी दाने पड़े हैं। फिर लावण्या से बोली, बाबा साहब को कभी कभी मेथी दाने से एलर्जी हो जाती है, इसलिए हम कढ़ी में मेथी दाना नहीं डालते, मगर बाबा साहब को मेथी दाने की कढ़ी पसंद है। तभी मयंक बोला, माँ साहब, हम चाहते हैं कि हमारे लंदन जाने के बाद बाबा साहब अकेले ऑफिस ना संभालें, उनकी मदद के लिए लावण्या भी ऑफिस जाए। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो कल से हम लावण्या को भी ऑफिस का काम समझा देना चाहते हैं। शालिनी जी बोली, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, लावण्या को ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, आखिर सुधीर जी से भी इतना सब अकेले मैनेज नहीं होगा। उनकी बात सुनकर फिर राम अवतार जी बोले, अरे तो तुम लावण्या को ऑफिस में लगा दोगे, तो फिर मुझे मेथी दाने की कढ़ी कौन खिलाएगा? उनकी बात सुनकर शालिनी जी और लावण्या दोनों मुस्कुरा दिए। राम अवतार जी बोले, तुम्हारा कहना तो ठीक है, मगर अभी अभी तो शादी हुई है और अभी से इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लावण्या क्या तुम अकेले मैनेज कर पाओगी? मयंक बोला, दादा साहब, लावण्या को अकेले नहीं, आपके और बाबा साहब के गाइडेंस में ऑफिस संभालना है। आप दोनों जब उसके साथ रहेंगे तो वो आसानी से सब कुछ मैनेज कर लेगी, है ना लावण्या? लावण्या मयंक की बात सुनकर मुस्कुरा दी और राम अवतार जी से बोली, दादा साहब, अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। आप हम पर अपना विश्वास और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। राम अवतार जी बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम बच्चों के साथ है। सभी को खाना खिलाने के बाद लावण्या अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी होकर आकाश की ओर देखने लगी। मयंक कमरे में आकर लावण्या को खिड़की के पास खड़े देखकर लावण्या से बोला, क्या तुम चांद को देख रही हो? लावण्या उसकी ओर देखकर बोली, आप मेरे साथ हैं तो मैं चांद को क्यों देखूंगी, मगर डरती हूं, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे देकर जा रहे हैं। बाहर तो मैंने सबको हाँ कर दिया, मगर उस जिम्मेदारी पर खरी नहीं उतर पाई तो क्या होगा? मयंक उसे समझाते हुए बोला, क्यों डर रही हो? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ आसानी से कर लोगी। लावण्या, मुझे संडे को लंदन के लिए निकलना है। सोचा था जैसे ही मैं वहां पर अपना ऑफिस सेट कर लूंगा, कुछ समय के लिए तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा, मगर यहाँ इंडिया में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मुझे माफ कर दो लावण्या, जो समय हमारे रिश्ते को मजबूती देने का था वो समय मैं बिजनेस को दे रहा हूं और तुम्हें अकेले छोड़कर 6 महीने के लिए लंदन जा रहा हूं। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। लावण्या बोली, आप यहाँ की फिक्र ना करें, आप जब तक यहाँ हैं उतने दिनों में मुझे ऑफिस के जरूरी काम समझा दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक हुई। मयंक ने घड़ी की ओर देखा, 11 बज रहे थे। मयंक सोच में पड़ गया कि इतनी रात को कौन होगा, कहीं मासा को कोई परेशानी तो नहीं। सोते हुए उसने रूम का गेट खोला। बाहर दरवाजे पर शालिनी जी खड़ी थी। इतनी रात गए उन्हें देखकर मयंक बोला, माँ साहब, इतनी रात को आप यहाँ पर, क्या हुआ, कोई परेशानी है? शालिनी जी बोली, बेटा हमें नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे बात कर लें, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मयंक दरवाजे से हटता हुआ बोला, मासा ये भी कोई पूछने की बात है, आप कभी भी हमारे पास आ सकती हैं। ये कहकर मयंक उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले आया और उन्हें काउच पर बिठाकर खुद उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया और उनकी गोद में सर रखकर बोला, बोलिए मासा, क्या बात है? उसके सर पर हाथ रखकर शालिनी जी बोली, क्या तुम्हारा लंदन जाना जरूरी है? क्या सुधीर जी के लंदन जाने से काम नहीं होगा? मयंक बोला, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मासा, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं ये प्रोजेक्ट अच्छे से हैंडल कर सकता हूं? शालिनी जी उसके मुंह पर हाथ रखती हुई बोली, ऐसा कभी सोचना भी मत कि हम तुम पर अविश्वास करेंगे। तुम पर अविश्वास करना मतलब खुद पर अविश्वास करना है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हम तो इसलिए कह रहे थे कि तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, इस तरह लावण्या को अकेला छोड़कर जाना
ठीक नहीं होगा। वो यहाँ अकेली रह जाएगी, या तो तुम उसे भी अपने साथ ले जाओ। अभी ये समय तुम दोनों के दूसरे के साथ बिताने का है। यही सोचकर मेरी आंखों से नींद ओझल हो गई है। एक बार और सोच लो मयंक, क्या तुम अकेले ही लंदन जाना चाहते हो? माँ साहब, ये तो आप गलत बोल रही हैं। यहाँ पर सब लोग हैं, लावण्या अकेले कैसे होगी? अकेला तो मैं हो जाऊंगा। वहां लंदन में लावण्या को टाइम नहीं दे पाऊंगा। तब जरूर लावण्या अकेली हो जाएगी। फिर यहाँ का ऑफिस भी तो संभालना है। अगर आप ऐसे ही कमजोर हो जाओगे तो लावण्या को कौन संभालेगा? आप पर भी तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। आपको अब लावण्या का भी ध्यान रखना है। फिर लावण्या से बोला, जानता हूं लावण्या, अभी तुम्हें सबको समझना और सबके साथ समय बिताना था। इस समय तुम्हें मेरा साथ चाहिए था, मगर तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हमें तो तुम पर पूरा भरोसा है। मासा को भी विश्वास दिलाओ कि तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगी। मयंक की पूरी बात सुनकर लावण्या शालिनी जी से बोली, माँ साहब, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मैं अकेली हूं? ये मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका और पूरे परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ मैं बिजनेस का भी ध्यान रख सकूं। अभी मयंक जी को हम सबके सपोर्ट की जरूरत है। मयंक जी बड़ी जिम्मेदारी उठाकर दादा साहब के सपने को नई उड़ान दे रहे हैं। हमारे परिवार का नाम विदेशों में भी रोशन हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, कहकर लावण्या भी शालिनी जी की गोद में सर रख देती है। शालिनी जी दोनों के सर पर खुशी से हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगला एपिसोड लेकर जल्द मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मैं हूं आज मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। अगले दिन सुबह जब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मगर लावण्या ऑफिस जाने की घबराहट के कारण ठीक तरह से नाश्ता नहीं कर पा रही थी। उसे घबराते देखकर शालिनी जी बोली, बेटा, आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है और मैं तुम्हारी घबराहट को समझ सकती हूँ, पर तुम ज्यादा फिक्र मत करो। तुम्हारी मदद के लिए बाबा साहब और सुधीर जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अपनी घबराहट छोड़कर तुम अपनी शुरुआत ये दही शक्कर खाकर करो। कहते हैं दही शक्कर खाकर शुरू किया गया काम हमेशा सफल होता है। भगवान तुम्हें लगातार सफलता दे। तुम्हें और मयंक को मिलकर बाबा साहब के शुरू किए इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उनकी बातों से लावण्या की घबराहट थोड़ी कम हो गई। दही शक्कर खाकर लावण्या ने शालिनी जी और रमा जी के पैर छुए और मयंक के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में मयंक ने कपूर सर को अपने केबिन में बुलाकर उनसे बोला, सर, लावण्या आपके अंडर अपनी ट्रेनिंग करेगी। आप इसके साथ उतना ही स्ट्रीक करेंगे जितना कि आप नए इंटर्न के साथ करते हैं। लावण्या को कंपनी के बारे में शुरुआत से लेकर अभी तक की सारी बातें पता होनी चाहिए। साथ ही हमारी कंपनी हमारे कस्टमर्स के लिए किस तरह से काम करती है और कैसे हम उनके ऑर्डर को पाने से लेकर उन्हें डिलीवरी देते हैं। हमारे मेंटेनेंस करने वाला स्टाफ हो या मार्केटिंग वाला, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, लावण्या को हर डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी और काम करने का तरीका सब कुछ आप सिखाएंगे। आज से लावण्या के आप बॉस और वो आपकी इंटर्न। फिर उसने लावण्या की ओर देखा, अभी तुम जब तक सारी बातें समझ नहीं जाती, तुम इस कंपनी में शर्मा जी के अनुसार काम करोगी। तुम्हें कहीं भी कंपनी की बेहतरी के लिए कोई भी निर्णय लेना हो तो शर्मा जी के अंडर में ही लोगी। अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगी। आई होप तुम मेरी बात समझ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शर्मा जी, आप अभी कपूर सर और लावण्या के साथ जाइए। शर्मा जी भी जाने लगे तो मयंक को अचानक से कुछ याद आया। उसने जाते हुए शर्मा जी को रोककर बोला, आप लावण्या से काम शुरू करवाकर वापस लंदन वाली डील पर काम शुरू कर दीजिएगा। कुछ दिनों के लिए आपको भी हमारे साथ लंदन चलना होगा। फिर वहां से लौटकर आप जैसे हमें सपोर्ट करते हैं, आपको लावण्या को सपोर्ट करना है। शर्मा जी मुस्कुराकर बोले, सर, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। शर्मा जी की बात सुनकर वो सोचने लगा, सच ही तो कह रहे हैं शर्मा जी, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। मुझे अभी समय ही कितना हुआ है ये ऑफिस ज्वाइन किए। पहले भी तो बाबा साहब और दादा साहब ये सब कुछ संभालते थे। लावण्या सपोर्ट के रूप में उनके साथ रहेगी। मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सोचते हुए वो दोबारा अपने काम में लग गया। लावण्या कपूर सर और शर्मा जी के साथ ऑफिस में सारे काम समझ रही थी। लावण्या को ऑफिस का काम बताकर शर्मा जी कुछ फाइल लावण्या को चेक करने के लिए देकर आए। लावण्या को दिल लगाकर काम करते देखकर शर्मा जी कपूर सर से बोले, मयंक सर और लावण्या मैम दोनों ही अपने काम को लेकर बहुत संजीदा हैं। मुझे लावण्या मैम को देखकर लगा ही नहीं कि वो ऑफिस के काम में इतनी दिलचस्पी लेंगी। मगर कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। वैसे ही लावण्या मैम अपनी काबिलियत साबित करके रहेंगी। मयंक सर के लंदन रहने पर भी यहां उनकी कमी महसूस नहीं होगी।
जैसे बहुत कम समय में उन्होंने इस ऑफिस में अपना दबदबा कायम किया है, लावण्या मैम भी वैसी ही काबिलियत रखती हैं। कपूर सर बोले, मयंक सर ने तो लंदन से एमबीए करके बिजनेस संभाला था, तभी तो उनके बिजनेस पर इतनी अच्छी पकड़ है। इन्हें तो देखकर लगता भी नहीं कि कभी गांव से बाहर निकली हैं। इतनी छोटी सी जगह और सीमित सोच के साथ वो सब कुछ कैसे संभालेंगी? शर्मा जी ने उन्हें समझाया। सर, काबिलियत कभी पढ़ाई की मोहताज नहीं होती। कई बार पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ों के अंडर काम करते हैं। इन्होंने भले ही किताबी ज्ञान कम लिया हो, मगर उनका आत्मविश्वास और काम करने की ललक उन्हें औरों से अलग बनाती है। लावण्या ने अपनी फाइल कंप्लीट करके कपूर सर को दे दी। इतनी जल्दी फाइल कंप्लीट करने पर कपूर सर आश्चर्य से लावण्या के हाथ से फाइल लेते हुए बोले, इतनी पेचीदा फाइल आपने इतनी जल्दी वापस कर दी? आप ये भूल रही हैं कि आपको इंटर्न की तरह काम करना है। अगर इसमें गलतियां रहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आपका डिमोशन कर दिया जाएगा और कल से आपको लोअर डिपार्टमेंट के काम देखने होंगे। सर, वो तो आप फाइल देखने के बाद डिसाइड कीजिए। आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार होगा। लावण्या की बातों से उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। कपूर सर उस फाइल को बड़े ध्यान से लावण्या की गलती ढूंढने के लिए देखने लगे, मगर उन्हें पूरी फाइल में एक भी गलती नजर नहीं आई। उन्होंने शर्मा जी की ओर देखकर इशारे में कहा, कोई गलती नहीं है। शर्मा जी उनका इशारा देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे वो कहना चाह रहे हो कि हमने तो पहले ही कहा था कि इंसान की परख उसकी पढ़ाई नहीं, उसकी काम करने की ललक को देखकर की जाती है। वाकई मानना पड़ेगा कि आपने दिल से मेहनत की है। पूरी फाइल काफी अच्छे से चेक करके आपने मुझे दी है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसके पहले भी क्या आपने ये काम कभी किया है? कपूर सर के शब्दों में हैरानी थी। लावण्या मुस्कुराकर बोली, सर, मैंने भले ही विदेश से पढ़ाई पूरी नहीं की है, मगर इंडिया में रहकर बिजनेस की पढ़ाई की है। और शादी के पहले बाबा साहब की फैक्ट्री का पेपर वर्क हम ही देखते थे। मतलब हमें आपको सिखाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप आसानी से सब कुछ सीख जाएंगी। एक अच्छे ट्रेनी के सारे गुण हैं आपने। कपूर सर की बात सुनकर लावण्या और शर्मा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कपूर सर लावण्या को ऑफिस से फैक्ट्री साइट पर लेकर गए। लावण्या पूरी फैक्ट्री घूमते हुए सभी मशीनों से होने वाले काम को देख रही थी और वहां के मैनेजर और इंजीनियर से हर मशीन के काम और उसके मेंटेनेंस के बारे में जानकारी ले रही थी। अचानक से एक मशीन के पास जाकर कपूर सर से बोली, इसे रिपेयरिंग की जरूरत है। ये फ्यूल बहुत कंज्यूम कर रही है। इंजीनियर लावण्या का मुंह देखने लगा। बिना हाथ लगाए लावण्या ने कैसे बता दिया कि मशीन खराब है? इंजीनियर ने जवाब दिया, आपको गलतफहमी हो रही है। मशीन एकदम सही है। मशीन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत सॉल्व की जाती है और रेगुलर मेंटेनेंस भी होता है। जब कपूर सर ने उस मशीन के ऑपरेटर को बुलाकर पूछा तो उसने भी आकर यही कहा, हाँ, पिछले कुछ दिनों से मशीन कुछ ज्यादा फ्यूल ले रही है, मगर अभी ऑर्डर बहुत ज्यादा था तो इस मशीन का काम रोका नहीं गया और ना ही इंजीनियर को बताया गया। लावण्या बोली, मशीन को रिपेयर की अगर जरूरत हो तो उसे रिपेयर नहीं कराना मशीन को खराब कर सकता है। थोड़ी सी देर काम रुकने के बजाय कहीं ऐसा ना हो कि आगे काम ही ना हो पाए। आप तुरंत काम रोककर इंजीनियर से मशीन ठीक करवाइए। कपूर सर आश्चर्य से लावण्या की ओर देखने लगे। आपको कैसे पता चला कि मशीन में खराबी है? कुछ काम आप अनुभव से सीखते हैं और यह हमारा अनुभव ही है। हमने कई बार खेतों पर बाबा साहब को आवाज से मशीन की खराबी को समझते देखा है। वो आवाज से ही मशीन की प्रॉब्लम बता देते थे। बस उन्हीं से सीखा है ये सब कुछ। लावण्या की बात सुनकर कपूर सर लावण्या से और इम्प्रेस्ड हो गए। हमें नहीं पता था कि आप इतनी टैलेंटेड हैं। जब मयंक सर ने आपका नाम सजेस्ट किया था, हमें मयंक सर के डिसीजन पर शक था कि इतनी बड़ी कंपनी की डिसीजन कल की आई हुई लड़की कैसे कर सकती है, जिसे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मगर आपने अपनी काबिलियत से मयंक सर के डिसीजन को सही साबित किया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द वापस आती हूँ। दोस्तों, मैं हूं आज मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। फैक्ट्री साइट से वापस आने के बाद कपूर सर मयंक से लावण्या की तारीफ कर रहे थे कि कैसे लावण्या के प्रेजेंस ऑफ माइंड से फैक्ट्री में नुकसान होने से बच गया। तभी वहां सुधीर जी भी आ गए। सुधीर जी को फैक्ट्री के मैनेजर ने फोन करके लावण्या की दूरदर्शिता के बारे में तारीफ की थी। सुधीर जी बोले, बेटा, आज हम बहुत खुश हैं। आपने आज फैक्ट्री साइट पर जाकर मशीन सुधरवाई। इंजीनियर ने बताया कि उस मशीन के कुछ पार्ट्स घिस गए थे। समय रहते अगर उन्हें नहीं बदला जाता तो मशीन को बड़ा नुकसान हो जाता और शायद काम भी 2-3 दिन के लिए बंद रहता और हम अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते। मशीन के बंद होने के साथ साथ जो लॉस होता वो तो ठीक था, मगर समय पर माल की डिलीवरी नहीं देने के कारण मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती। आज तुम्हारी बदौलत फैक्ट्री में काम नहीं रुका और कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होने से बच गई।
जो बात फैक्ट्री के मैनेजर और मशीन के ऑपरेटर को इतने दिनों से समझ नहीं आई, आपने एक नजर में समझ ली। उनकी बात सुनकर मयंक ने लावण्या की ओर मुस्कुराते हुए देखा और आंखों के इशारे से उसे वेल डन बोला। लावण्या मयंक से नजर मिलते ही अपनी नजरें नीचे करके मुस्कुराने लगी। कपूर सर ने मयंक को कहा, सर आपने मुझे लावण्या जी को सिखाने की जिम्मेदारी दी थी, मगर अभी कई बातों में मुझे उनसे सीखना पड़ेगा। फिर उन्होंने लावण्या की ओर देखा। आपकी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, कल हम आपसे फिर मिलेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे और कुछ आप हमें सिखाएंगे, कहकर वो मुस्कुरा दिए। लावण्या ने भी उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। घर पर आकर सुधीर जी ने राम अवतार जी को फैक्ट्री का पूरा किस्सा सुनाया। सभी ने लावण्या की बहुत तारीफ की। शालिनी जी मयंक के जाने की तैयारियां कर रही थी। किचन में लावण्या के साथ मिलकर मठरी, लड्डू, शक्करपारे और कई तरह की चीजें बनाने में लगी थी। लावण्या मठरी तलते हुए मयंक के जाने के ख्याल से उदास हो गई और मठरी तलना भूल गई। उसकी ओर देखकर शालिनी जी बोली, तुम्हारी हालत हम समझ सकते हैं, मयंक के जाने का हमें भी अफसोस है, तुम इसीलिए उदास हो ना। लावण्या उनकी बात सुनकर जैसे एकदम होश में आई। अरे नहीं माँ साहब, हम तो कुछ और सोच रहे थे, और कढ़ाई में से फटाफट मठरियां निकालने लग गई। एक तो मां बोलती हो और मुझसे झूठ भी बोलती हो। तुम्हारी आंखों का सूनापन मेरी आंखों से छिपा नहीं है लावण्या, कहते हुए शालिनी जी ने उसके सर पर हाथ फेरा। शालिनी जी की बात सुनकर लावण्या की आंखों में आंसू आ गए और वो शालिनी जी के गले लगकर अपना मन हल्का करने लगी। शालिनी जी उसके आंसू पोंछकर उससे बोली, तुम जाओ और जाकर जरा तैयार होकर आओ। अब जब तक मयंक यहाँ है, तुम अपना समय उसके साथ बिताओ। लावण्या किचन से निकलकर अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। उसके तैयार होने के बाद शालिनी जी ने मयंक को बुलाकर दोनों को डिनर पर भेजा। डिनर के समय मयंक ने लावण्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, मगर अगर तुम इसी तरह से उदास रहोगी तो मैं कैसे लंदन में तुम्हारे बिना रह पाऊंगा। वादा करो कि आज के बाद इस तरह से उदास नहीं होगी। लावण्या बोली, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो यहां फिर भी परिवार के साथ हूं, आप तो वहां अकेले रहेंगे। अब मैं आपकी खुशी के लिए उदास नहीं होंगी। डिनर करने के बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। मयंक ने अपनी कार मानसागर झील के किनारे खड़ी कर दी। दोनों कार से बाहर निकलकर झील के किनारे बैठकर चांद को देखने लगे। चांद को देखते हुए मयंक ने कहा, नदी के किनारे ये चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये चांद हम दोनों के प्यार का साक्षी तब भी है जब हमें एक दूसरे की याद सताएगी। इसकी रोशनी में हमें एक दूसरे के प्यार की ठंडक का एहसास होगा। अब तुम्हारे साथ साथ इस चांद से मेरा भी रिश्ता हो गया है। दोनों हाथों में हाथ लेकर बहुत देर उस चांद को देखते रहे। तभी मयंक को एक जरूरी कॉल आया। कॉल लेने के लिए उसने जैसे ही फोन लिया तो मोबाइल में टाइम देखकर लावण्या को कहा, बहुत देर हो गई है लावण्या, अब हमें घर चलना चाहिए। घर वापस आने के बाद मयंक ने लावण्या को उसके सामान की पैकिंग करने के लिए मदद करने को कहा तो उसकी बात सुनकर लावण्या बोली, आपकी हर बात हमें मंजूर है, मगर आपके जाने की पैकिंग करने का हमसे मत कहिए, हम नहीं कर पाएंगे। ये कहकर लावण्या अपने कमरे से बाहर जाकर राम अवतार जी के कमरे में जाकर बैठ गई। उसे इस तरह से कमरे में आए देखकर राम अवतार जी ने उससे पूछा, क्या बात है, मयंक और तुम्हारी लड़ाई हो गई है क्या, या घर में किसी ने कुछ कह दिया, इतनी उदास क्यों बैठी हो। लावण्या ने जवाब दिया, मेरी उदासी का कारण तो मयंक जी का लंदन जाना है। रतनपुर में जब भी उदास होती थी तो दादा साहब के कमरे में ही सुकून मिलता था, सोचा आपके पास आकर मुझे सुकून मिलेगा। राम अवतार जी उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, बेटा यही तो जीवन है। कई बार जिसे आप कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहते वो भी परिस्थितिवश आपसे दूर हो जाता है। शादी के बाद का तुम्हारा पहला सावन है। सावन में तो बगीचे में साजन के साथ झूला झूलने का आनंद ही कुछ और होता है। तेरे भी कुछ ख्वाब होंगे जो मयंक पूरे नहीं कर पा रहा है। क्यों ना तुम ऐसा करो कि मयंक के जाने के बाद कुछ दिन रतनपुर पे रहकर आओ। जब तुम्हें ठीक लगने लगे आकर ऑफिस ज्वाइन कर लेना। मैंने अभी मोहिनी को भी लंदन जाने से मना कर दिया है। तुम दोनों मिलकर इकट्ठे सावन मनाना, उसे भी तो पता चले कि तीज त्योहार और सावन की रौनक क्या होती है। अच्छा मुझे बता बेटा, क्या मयंक के जाने की पैकिंग हो गई। लावण्या ने ना में सर हिलाया। वही पैकिंग देखकर तो मेरा मन भर आया और मैं आपके कमरे में चली आई। मयंक जी अपना सामान जमा रहे हैं। उसकी बात सुनकर उन्होंने कहा,
बेटा, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो सोचो मयंक को कितना बुरा लग रहा होगा। अभी तुम अगर उदास रहोगी तो उसका दिल टूट जाएगा। मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम तुम्हारे हिसाब से काम करो, मगर एक राय जरूर दूंगा। जाकर मयंक की पैकिंग में हेल्प करो, उसे अच्छा लगेगा और तुम दोनों को साथ में रहने का मौका भी मिलेगा। लावण्या राम अवतार जी की बात सुनकर अपने कमरे में वापस आई और उसने देखा मयंक बुझे मन से पैकिंग कर रहा था। उसे देखकर लावण्या ने हटाते हुए बोला, हटिए, ऐसे कोई पैकिंग करता है क्या? ये कैसी शर्ट आपने रख ली है? ये कलर आप पर अच्छा नहीं लगेगा। और ये शेविंग किट भी अपने खाने के साथ रख लिया है। और इस टॉवल और नैपकिन की जरूरत तो आपको ज्यादा ही लग जाएगी, इन्हें ऊपर रखिए। लावण्या मयंक के सामान को फैलाकर उसकी दोबारा पैकिंग करने लगी और जब मयंक ने उसे इस तरह से करते देखा तो उसका मन भारी हो गया। लावण्या, सुनो मेरी बात। तब भी लावण्या उसकी बात को सुने बिना पैकिंग करने में लगी रही। मयंक दोबारा बोला, बाहर मेरी तरफ देखो तो सही। लावण्या ने बिना अपनी निगाहें उठाए कहा, कहिए, क्या है? मयंक ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मुझे माफ कर दो लावण्या, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहा हूं। एक तो तुम्हें मैं अकेले छोड़कर जा रहा हूं, ऊपर से तुमसे ना रोने का प्रॉमिस भी ले रहा हूं। मैंने कहा था कि तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, मगर मैं नहीं समझ पाया। अभी जब तुम दादा साहब से बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी और दादा साहब की बातें सुनी। बातें सुनकर मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास होने लगा है। चलो, हम दोनों आज एक दूसरे की तकलीफ कम करते हैं। कहते हुए उसने लावण्या को अपने गले लगा लिया और रोने लगा। उसे रोते देखकर लावण्या की सब्र का बांध भी टूट गया। आज दो दिल आंसुओं के जरिए अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होती हूँ।